हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आप सभी को हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए आया हूँ। हिंदी व्याकरण में अभी तक एक क्लास हो चुका है, इसलिए हिंदी व्याकरण का यह आपका दूसरा क्लास है। इस दूसरे क्लास में मैं आप सभी बच्चों को वर्ण पढ़ाऊँगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास जो होगा वह वर्ण का होगा। बेसिक जानकारी मैंने आप सभी बच्चों को दे दिया था और मैं आशा करता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो अवश्य रूप से देखी होगी। यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जा कर के बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2024 में देंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ण। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हिंदी व्याकरण में मैं आप सभी बच्चों को वर्ण से पढ़ाना शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि भाषा का सबसे छोटा इकाई वर्ण होता है, अर्थात वर्ण का कभी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण को ही हम लोग ध्वनि बोलते हैं। क्या प्यारे बच्चों, आप ही बताइए, वर्ण का टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं। तो जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके, समझ जाइए वही वर्ण है। वही क्या है? वही वर्ण है। इसलिए सबसे पहले हम लोग वर्ण को पढ़ना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि वर्ण क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे ही हम वर्ण कहेंगे। और वर्ण भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। ठीक है, और जो वर्ण होता है प्यारे बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी एक व्यवस्थित समूह को हम लोग कहेंगे वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला। इसलिए आपने बचपन में वर्णमाला तो पढ़ा ही होगा, ओ से लेकर के हो तक। क्या याद है कि नहीं याद है? याद है। तो प्यारे बच्चों, इसी वर्ण को आज हमें काफ़ी अच्छे तरीके से जानना है। ठीक है, तो देखिए, ये जो वर्ण होता है प्यारे बच्चों, वर्ण का गणना दो आधार पर किया जाता है। एक तो हो गया उच्चारण के आधार पर और दूसरा हो गया लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर यदि मैं वर्णों की बात करूं तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं वे 45 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर। जबकि लेखन के आधार पर, अर्थात जिसे हम लिख सके, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उच्चारण के आधार पर वर्ण को देखना है और लेखन के आधार पर वर्ण को देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उच्चारण के आधार पर मैंने क्या कहा? वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों 45 होती है, जिनमें से 10 स्वर होते हैं और 35 आपको व्यंजन होते हैं। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 45। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 52। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे वर्णमाला, अर्थात वर्णों के समूह को ही हम लोग, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला। और इसी वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग स्वर पढ़ेंगे और व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट करके आते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके, क्योंकि मैंने पिछले ही क्लास में आप सभी बच्चों को भाषा बताया था, इसलिए मैंने कहा कि पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से पिछली क्लास को देखिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे ओ और को।
ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसे हम कोई भी वर्ण लेते हैं, जैसे ओ, क्या ओ का कोई टुकड़ा किया जा सकता है? जैसे को, इस आधा को का क्या कोई टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं। अब हम कोई शब्द लेते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है आम। आम का हम टुकड़ा किस प्रकार से करेंगे? आ प्लस मो बराबर आम। होगा कि नहीं होगा? होगा। और हम यदि चाहें तो इस मो का भी टुकड़ा, क्या इस मो का टुकड़ा होगा? बिल्कुल, मो का भी टुकड़ा होगा। आधा मो प्लस ओ बराबर पूर्ण मो, ठीक है। लेकिन इस आधे मो का अब टुकड़ा होगा, अब इसका टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ण को पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आधा को है, देखिए पूर्ण को नहीं है, क्योंकि यदि हम पूर्ण को देते ये तो टुकड़ा हो जाता। आधा को प्लस ओ बराबर पूर्ण को, ठीक है। इसलिए ओ, आधा को, आधा खो, आधा गो, आधा यो, इनके उदाहरण आपको यहाँ हो जाएंगे। उनके बाद हम देखेंगे, देखिए प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है, यानी जितना भी जो प्यारे बच्चों वर्ण होता है, अपना उसका खुद का लिपि होता है, ठीक है। लिपि को वर्ण संकेत भी बोलते हैं, यानी संकेत होता है उस लिपि के आधार पर उनका क्या उच्चारण है, ठीक है। तो लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52। और ये जो 52 है प्यारे बच्चों, यह आपका लेखन के आधार पर है। किनके आधार पर है? तो प्यारे बच्चों लेखन के आधार पर है, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्णमाला। क्योंकि वर्णमाला जो होता है, जो हमारा वर्ण है, जैसे को, खो, ओ, ई, ये सभी तो वर्ण है। अब जब भी हम अध्ययन करेंगे तो एक क्रम से करेंगे, एक व्यवस्थित रूप से करेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। इसलिए आप वर्णमाला में हमेशा से देखिएगा, ओ के बाद आ ही आता है, आ के बाद ई आता है, को के बाद खो आता है। तो व्यवस्थित रूप से है कि नहीं है? तो इसी को हम लोग कहेंगे वर्णमाला, ठीक है। तो देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। हिंदी में वर्णमाला की गणना 2 आधार पर की जाती है। हिंदी में वर्णमाला की गणना प्यारे बच्चों कितने आधार पर की जाती है? तो आपको 2 आधार पर की जाती है। सबसे पहला आधार है उच्चारण के आधार पर। किनके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो वर्णों की संख्या, यानी उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या आपको 45 होती है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार बोर्ड में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 45 होती है। अब इन 45 में से आपको उच्चारण के आधार पर 10 वर्ण स्वर होते हैं। इन 45 में से 10 स्वर होते हैं और जो शेष बच गया, यानी जो 35 बच गया, वह आपको व्यंजन होते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में यदि पूछा जाए उच्चारण के आधार पर, ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी है, उत्तर क्या हो जाएगा? 35। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार लेखन के आधार पर, जिन्हें हम संकेतों के माध्यम से लिखते हैं, तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या आपको 52 होती है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो जाती है? तो 52 हो जाती है, जिनमें से जो स्वर होता है वो 13 स्वर होता है और व्यंजन जो होता है वो 35 व्यंजन होता है और संयुक्त वर्ण जो होता है वो आपको 4 हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप जोड़ते हैं 13 + 35 + 4 आपको कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, आपको उत्तर देना है 4 होती है। आपसे पूछा जाएगा लेखन के आधार पर व्यंजन कितना होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आपसे यदि पूछा जाए लेखन के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों 13 हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको जानना आपके लिए अति आवश्यक है, इसलिए कॉपी में इसे आप अवश्य रूप से नोट कर लीजिएगा। अब आपका जो मुख्य रूप से जो पॉइंट शुरू होता है वो आपको यहाँ से पॉइंट आपको शुरू होते हैं, ठीक है।
तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। अब ये जो वर्णमाला है प्यारे बच्चों, पहले मैंने तो आपको वर्णमाला बता दिया। वर्णमाला हम किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम कहेंगे वर्णमाला। अब ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला आपको 2 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे जो पहला प्रकार निकल करके आता है वह आपका स्वर होता है, और जो दूसरा प्रकार निकल करके आता है वह आपको व्यंजन हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यंजन। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे स्वर। आखिर स्वर क्या है, आखिर व्यंजन क्या है कि नहीं? तो थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड को मैं साफ कर देता हूँ, फिर मैं समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, स्वर और व्यंजन को समझने के लिए सबसे मैं एक बेजोड़ उदाहरण देता हूँ। ठीक है, वो भी फिगर बना करके। अब देखिए, ये कोई आदमी है। ठीक है, अब ये जो प्यारे बच्चों हो गया, ये आपका मुख द्वार हो गया, यानी मुंह हो गया। अब ये मुंह है तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा होंठ होगा, ऊपर वाला होंठ हो गया, दांत होगा, है कि नहीं, जीभ होगा। ठीक, और ये आपका हो गया गला। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? गला हो गया। क्योंकि जो ध्वनि जो निकलती है वो तो गला से निकलती है कि नहीं? गला से ही आपको क्या निकलेगा? हर एक ध्वनि निकलेगा। तो देखिए, ये ध्वनि गला से होते हुए डायरेक्ट निकल जाएगा। गला से होते हुए ध्वनि डायरेक्ट निकल जाएगा। अर्थात ये जो मुंह है, मुंह का कोई अवरोध नहीं होगा। यानी उस ध्वनि में जब मुंह का कोई अवरोध नहीं होगा, अवरोध का मतलब रुकावट, जब रुकावट नहीं होगा तब वो सारा का सारा वर्ण स्वर होगा। अर्थात सारा का सारा ध्वनि क्या होगा? स्वर। जैसे देखिए, अब हम डायरेक्ट ध्वनि को गला से निकालेंगे, मुंह से कोई रुकावट नहीं होगा, कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, और सीधे निकल जाएगा। वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? स्वर। जैसे देखिए डायरेक्ट आपको निकल जा रहा है। तो ओ, एक तरफ मैं स्वर लिख देता हूं, एक तरफ मैं व्यंजन लिख देता हूं। स्वर, दूसरा व्यंजन। तो ये जो मुंह है प्यारे बच्चों, जो मुंह देख रहे हैं, मुख द्वार जैसे होंठ, मुख द्वार का भाग हो गया, दांत, जीभ, तालु, ये सारा का सारा क्या हो गया? मुख द्वार का भाग हो गया। तो जब गला से कोई ध्वनि निकलेगा और मुख द्वार कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा और डायरेक्ट निकल जाएगा, वो सारा का सारा ध्वनि कहलाएगा स्वर। जैसे मुख द्वार कोई देखिए रुकावट पैदा किया नहीं, इसलिए और क्या हो गया? स्वर। लेकिन व्यंजन कौन होगा? गला से जब कोई ध्वनि निकलेगा और मुख द्वार क्या कर देगा? रुकावट पैदा कर देगा। मुख द्वार रुकावट पैदा कर देगा, फिर जो ध्वनि उत्पन्न होगा वह कहलाएगा व्यंजन। अर्थात व्यंजन, जो भी ध्वनि निकलेगा कहीं न कहीं मुख द्वार से बाध्य होकर के आएगा। यानी मुख द्वार कहीं न कहीं उसमें क्या करेगा? अवरोध करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा। जैसे देखिए, जैसे प आपका क्या है? व्यंजन। प क्या है प्यारे बच्चों? व्यंजन। लेकिन जब भी हम प बोलेंगे तो ये जो मेरा होंठ दिख रहे हैं, इस दोनों होंठ का हम सटाएंगे। सटा कि नहीं सटा? सटा। अब सटेगा तो मुख द्वार क्या किया? अवरोध उत्पन्न किया, यानी रुकावट उत्पन्न किया।
तो इसलिए जो भी गला से निकलेगा, मुख द्वार अवरोध करेगा, वो सारा का सारा वर्ण कहलाएगा व्यंजन। जैसे जब भी हम प बोलेंगे, प बिना होंठ सटे आप बोल ही नहीं पाइएगा। अब जैसे बिना होंठ सटाए हम प बोलते हैं, हो निकल जा रहा है। प होता है? नहीं होता। प कैसे? देखिए, प यानी जब तक ये दोनों नहीं सटेगा तब तक आप प नहीं बोल पाइएगा। अर्थात जब मुख द्वार रुकावट उत्पन्न करेगा वो सारा का सारा ध्वनि कहलाएगा व्यंजन। जैसे प, ठीक है। अब प वर्ग का जितना भी होगा सारा व्यंजन होगा। अब बचपन में प वर्ग आपने पढ़ा, प, फ, ब, भ, ब, सब में देखिए लीप सटता है कि नहीं सटता। अर्थात प से लेकर के प, फ, ब, भ, म व्यंजन, सारा का सारा व्यंजन। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा क्या हो गया? व्यंजन हो गया। अब आप समझे किस लिए वर्ण को दो भागों में बांटा गया है? किस लिए? जो स्वर डायरेक्ट गला से निकल जाएगा, मुख द्वार का कोई अवरोध नहीं होगा, वो सारा का सारा स्वर कहलाएगा। जबकि व्यंजन वह होगा जब गला से जब निकलेगा और मुख द्वार अवरोध करेगा, वो सारा का सारा वर्ण व्यंजन कहलाएगा। जैसे प हो गया। अब हम र। अब जब भी र बोलेंगे तो र के लिए जीभ को मोड़ेंगे, र, अर्थात मुख द्वार का अवरोध आया, इसलिए र भी मेरा क्या हो गया? व्यंजन। अब देखिए जब हम बोलेंगे को, अब को बोलेंगे, देखिए को के लिए भी मुख द्वार अवरोध आएगा, इसलिए ये भी मेरा क्या हो गया? व्यंजन। अब बोलेंगे तो, अब तो जब भी बोलेंगे ये जो जीभ है ऊपर टच करेगा, जीभ ऊपर, यानी गला से देखो ध्वनि निकला, ध्वनि निकलते हुए जीभ ऊपर टच करेगा, तभी जाकर के उत्पन्न ध्वनि होगा तो। अब बिना जीभ को ऊपर सटाए तो बोल के दिखाइए, तो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो थ द ध ड, ये सारा का सारा क्या हो गया? ये सारा का सारा क्या हो गया? व्यंजन हो गया, क्योंकि अवरोध आ रहा है। ट ठ ड ढ न, जीभ ऊपर सटता, ये भी क्या हो गया? अवरोध उत्पन्न कर रहा है, अर्थात ये भी क्या है? व्यंजन। तो भी मेरा क्या? व्यंजन। थ भी मेरा क्या? व्यंजन। ट भी मेरा क्या? व्यंजन। इसी प्रकार क भी मेरा क्या? व्यंजन। ख भी मेरा क्या? व्यंजन। य भी मेरा क्या? व्यंजन। ह भी मेरा क्या? व्यंजन। अर्थात ये सारा का सारा क्या हो गया? व्यंजन हो गया। और ओ स्वर, आ में देखिए कोई अवरोध हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए आ मेरा क्या? स्वर। ई अवरोध हुआ मुंह का, अरे जो चेंज हुआ गला से हुआ ना, मुंह का कोई अवरोध हुआ? ई नहीं हुआ, इसलिए ई क्या हो गया? स्वर। ऊ अवरोध हुआ, नहीं हुआ, इसलिए मेरा क्या? स्वर। तो आशा करते हैं आपको समझ में ये काफ़ी अच्छे से आया होगा। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। स्वर में मुख द्वार अवरोध नहीं होती है, ठीक है, और जबकि व्यंजन में मुख द्वार अवरोध करती है, यानी रुकावट उत्पन्न करती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, आपको हम बताएंगे जितना भी व्यंजन स्वर का है मैं स्वर का मैं लिखा दूंगा, जितना भी व्यंजन जितना भी स्वर में वर्ण है मैं उसको मैं लिखा दूंगा, और व्यंजन में वर्ण को हम आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड को मैं साफ करता हूं और मैं स्वर में जितने भी व्यंजन है लेखन के आधार पर मैं उसको मैं नोट करवा देता हूं, ठीक है। तो स्वर में क्या क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, स्वर में आपका आ जाएगा, आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए। ओ, आ,
ए ओ री, ये लेखन के आधार पर आता है इसलिए ब्रैकेट में कर दिए। ए आई ओ औ अंग आ। जो ब्रैकेट में है ये आपका लेखन का आधार पर 3 देखिए ब्रैकेट में इस प्रकार से देखिएगा तो संख्या 13 पुर जाएगा। पुर गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात लेखन के आधार पर स्वर कितना हो गया? 13 हो गया, जिनमें से जो ब्रैकेट वाला है ये लेखन के आधार पर है, ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा, उच्चारण के आधार पर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे व्यंजन को, देखेंगे किसको देखेंगे? तो प्यारे बच्चों व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग व्यंजन। क वर्ग व्यंजन में आपको आएगा क, ख, ग, घ, र, ठीक है, पहला। दूसरा इसी प्रकार आएगा च वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में क्या आ गया? च, छ, ज, झ, न, ठीक है। तीसरा इसी प्रकार आ गया ट वर्ग, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ये वाला भी ड आ जाता है, ड, ढ, फिर से ये जो बिंदु होता है ये भी, और न। चौथा हो जाएगा तो वर्ग, तो वर्ग, तो वर्ग, तो, थ, द, तो, थ, द, अरे ध, न। इसी प्रकार पांचवा आ जाएगा प वर्ग। जो प्यारे बच्चों प्रश्न आपको यहाँ से बनना शुरू होता है, कैसे बनना शुरू होता है, क्या क्या पूछा जाएगा हम आगे बताएंगे, ठीक है। प, फ, ब, भ, म, ठीक है। छठा आ जाता है अंतःस्थ व्यंजन, अंतः, ठीक है। थोड़ा सा मिटा करके अच्छे से मैं साफ साफ लिख देता हूं। अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा य, र, ल, व, इसकी संख्या 4, ठीक है। साथ में उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, तालब स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, इसकी भी संख्या 4। आठवां संयुक्त व्यंजन, संयुक्त
व्यंजन अक्ष आधा को प्लस 100 से मिलके बना है, ठीक है। तो प्लस आधा रो से मिलके बना है, सॉरी आधा तो और रो से मिलके बना है, ठीक है। ज्ञ जो और 9 से मिलके बना है। सरो तालब 100 और रो से मिलके बना है। इनकी भी संख्या 4, ठीक है। ये सभी आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा देखिए। सबसे पहले यहाँ से लेकर के 5 तक तो काफ़ी आसान है। अब पूछा जाएगा एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, क किस वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में होगा को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग। उत्तर क्या हो जाएगा? को वर्ग। गो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? उत्तर क्या हो जाएगा? को वर्ग। इसी प्रकार दो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में रहेगा चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग, फो वर्ग। उत्तर हो जाएगा तो वर्ग। इसी प्रकार एग्जाम में रहेगा फो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? उत्तर क्या हो जाएगा? फो वर्ग। इसके बाद यहां से मुख्य रूप से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? 4। यार लव। नेक्स्ट है उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा 4। एग्जाम में रहेगा हो, ठीक है, हो किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार पूछेगा संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? 4। और पूछेगा निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन आपको देगा को है कि आपका यो है कि आपका त्रो है, इनमें से कोई नहीं। चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? त्रो। त्रो कहाँ आता है? तो प्यारे बच्चों संयुक्त व्यंजन में ही आता है, ठीक है। इसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? यो। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा अंतःस्थ व्यंजन है, कौन है? यो है, पो है, त्रो है या को है? उत्तर क्या हो जाएगा? अंतःस्थ व्यंजन कौन है? उत्तर आपको लगा देना है यो है, ठीक है। इसी प्रकार पूछेगा, क्या पूछेगा कि उष्म व्यंजन कौन है? तालब सो है कि बो है कि त्रो है कि ग्यों है कि आपका खो है? उत्तर क्या हो जाएगा? तालब सो। तो इस प्रकार से देखिएगा प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह याद करना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो मैंने आप सभी को स्वर के बारे में बताया, व्यंजन के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा मैं आपको स्वर पढ़ाना प्रारंभ करूँगा। अभी तो मैं स्वर और व्यंजन का सिर्फ वर्ण बताया, पढ़ाया नहीं है। अब आगे मैं स्वर पढ़ाऊंगा। स्वर क्या है? स्वरों का वर्गीकरण में पढ़ाऊंगा। स्वर का वर्गीकरण 7 वर्ग में बांटा गया है, पहला उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो स्वर को पढ़ाऊंगा, 1 क्लास लग जाएगा स्वर में, फिर उसके बाद में आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2024 में आर्ट्स से देंगे, ठीक है। और इस पेड कोर्स के लिए 1500 शुल्क लिए जा रहे हैं। 1500 पूरे साल भर का आपका फ़ी है, जिसमें सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी छोड़ करके सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लास लिया जाएगा। लाइव क्लास यदि छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको है ना मिल जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI प्रश्न को चिन्हित किया जाएगा, लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ तीनों में। प्रत्येक रविवार को डाउट क्लास लिया जाएगा, ई बुक की सुविधा दी जाएगी,
तो जुड़ने के लिए कॉल करिए या अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। धन्यवाद।